शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी कमोवेश तीनों एक साथ 50 के इर्द गिर्द ही चल रहे हैं। इस वक्त स्क्रीन पे जो हमारे चल रहा है उसमें शिवसेना 50 सीट पर आगे, कांग्रेस भी 50 सीट पर आगे और एनसीपी 49 सीटों पर आगे चल रही है। इसका मतलब क्या निकाला जाए या आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं कि ये जनादेश सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शिवसेना को ध्यान में रख के उलट पुलट गया है, क्योंकि शिवसेना को फायदा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के हित की बात कर रही थी बीजेपी, लेकिन 100 पार कर रही है। दूसरी स्थिति यह है, आप लोगों की स्थिति में आपको और एनसीपी को उस रूप में देखें तो एनसीपी को बहुत घाटा नहीं हुआ है, आपको कुछ घाटा जरूर हुआ है, लेकिन आप भी 50 तक पहुंच गए। ये मैंडेट क्या है? एक नए गठबंधन की दिशा में बढ़ता हुआ है। हाँ बिल्कुल, या मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के मतदाताओं ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकारा नहीं। एक दूसरी बात, महाराष्ट्र के मतदाताओं ने जो कांग्रेस विरोधी वोट था उस वोट को भी पूरी तरह से एक पार्टी के हवाले नहीं किया। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वो पूरा वोट पोलराइज होता तो बीजेपी को एक पूरी बहुमत मिल सकती थी, एक स्पष्ट बहुमत मिल सकती थी, वो नहीं हुआ। ऐसे में जो बार बार नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अब गठबंधन की राजनीति खत्म हो गई, जी नहीं, गठबंधन की राजनीति इस देश का आज वर्तमान भी है और अब काफी अरसे तक भविष्य भी रहेगा और इस भविष्य को भी आप बदल नहीं सकते, इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति आने वाले दिनों में गठबंधन की राजनीति ही होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। किसका मुख्यमंत्री होगा, कौन अपोजिशन में होगा, ये बहुत बात की बात है, लेकिन जहां तक जनता का फैसला है उसने हमें कांग्रेस को और एनसीपी को अपोजिशन में बैठने के लिए कहा है और अपोजिशन में बैठना चाहिए। लेकिन जब एक बड़ी राजनीतिक तस्वीर बनाने की बात आप करते हैं और उस तस्वीर में जब अपनी जगह ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी को रोकना पड़ेगा। महाराष्ट्र जैसा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। महाराष्ट्र एक बहुत विकसित देश है और कांग्रेस की वजह से विकसित देश है। कांग्रेस ने वर्षों तक महाराष्ट्र में काम किया है, जिसकी वजह से पूरे देश में महाराष्ट्र आज एक नंबर का देश माना जाता है। और ऐसे महाराष्ट्र को जिसको कांग्रेस ने गढ़ा है, उस महाराष्ट्र को यूं ही बीजेपी वालों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपके विचारों को 10 जनपद मानता नहीं है क्या? आपके तो अच्छे विचार हैं कि रोका जाए। मैं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते एक राय रख रहा हूं आपके सामने। कोई जरूरी नहीं है कि हर कार्यकर्ता की राय से आपका नेता सहमत हो, लेकिन नेता के समक्ष राय रखी जाती है। अब ये राय और कितने कॉन्क्रीट तरीके से नेताओं के पास जाएगी वो बात की बात है, वो हमारा इंटरनल इशू हो जाएगा। लेकिन अभी एक जो दिख रहा है कि महाराष्ट्र, आप पूरी बात कर लीजिए, महाराष्ट्र बीजेपी के हवाले दिया जाए, ये महाराष्ट्र के मतदाताओं की भी इच्छा नहीं है। ओके, हमारे साथ बीजेपी के नेता भी, चूंकि मुख्तार अब्बास नकवी साहब वरिष्ठ नेता भी जुड़ चुके हैं, उनके पास जाएं, लेकिन एक कमेंट यहां पर चाहेंगे। एक संजय निरुपम बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना इस दिशा में जाया जा सकता है और जाना चाहिए, वो कह रहे हैं। देखिए, निरुपम शुरू में बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कांग्रेस जो है पुरानी पार्टी है और उनकी जड़ें, एक आत्मविश्वास जो है उनमें बोलता था, लेकिन इस वक्तव्य के बाद में वो आत्मविश्वास डोलता नजर आता है। शिवसेना के साथ मिलकर के अगर कांग्रेस कोई भी सरकार बनाने के बारे में सोचती भी है, जैसा मैंने पहले कहा, वो आत्मघाती होगा। बल्कि अब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से दूर भागने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस अगर एक क्षणिक लाभ के लिए उनके साथ जाती है तो कांग्रेस अपना भविष्य जो है वो खराब। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये मैंडेट जो है ना, हिंदुत्व की दोनों पार्टियों के लिए कलेक्टिव मैंडेट है। सरकार में स्वाभाविक सहज अलायंस होना चाहिए। कमाल कर रहे हैं, शिवसेना देखिए और कांग्रेस अगल बगल खड़ी है। नहीं, देखिए, अभी दोनों को मिला दें तो सहज अलायंस बनने की स्थिति आती है। लेकिन जो संजय निरुपम कह रहे हैं उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। संजय निरुपम जी वह शिवसेना को नहीं मानते जो थानवी जी मानते हैं। संजय निरुपम की पूरी राजनीतिक के जो लेगेसी है, वो विरासत है, वो शिवसेना से है। शिवसेना को वो कभी सांप्रदायिक पार्टी ना है ना मानते हैं। इसलिए संजय निरुपम जी अगर शिवसेना की तरफदारी करते हैं तो वो देखिए, उद्धव ठाकरे का बयान आ गया, कोई लहर नहीं थी, जो विकास की बात करेगा उसके साथ जाएंगे। ये संकेत की भाषा अभी तक चल रही है। महाराष्ट्र में कोई लहर नहीं थी, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, और जो भी विकास की बात करेगा उसके साथ जाएंगे। अब कौन विकास की बात करेगा, कैसे करेगा, यह भी एक संकेत है, क्योंकि विकास का नारा बीजेपी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चूंकि मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, महाराष्ट्र में कोई पेंच आप देख रहे हैं या सब कुछ आपको लग रहा है जी नहीं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट कारपेट बिछी हुई है? नहीं, देखिए, जब हम चुनाव में मैदान में गए तो हमने सुशासन के लिए, विकास के लिए, एक साफ सुथरी और अच्छी सरकार देने के लिए लोगों से स्पष्ट जनादेश और पूर्ण बहुमत
बहुमत मांगा और लोगों ने हरियाणा में अभी तक जो रुझान है उसके हिसाब से हमें हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला और महाराष्ट्र में भी हम पूर्ण बहुमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें पूरा इस बात का यकीन है। एक चीज़ पुण्य प्रसून जी हमें देखना होगा और समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर हरियाणा की दृष्टि से देखें तो लोग कहते थे कि साहब कोई उसका अस्तित्व नहीं है, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी टिकती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई विकल्प नहीं है। पिछले चुनाव में भी हम जो है वो 4 सीटें पाए थे, मात्र 8-9% हमारा वोट था। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भी कहा जाता था बीजेपी अकेले कुछ है नहीं, अगर शिवसेना के बिना लड़ जाए तो वो 20 सीट से ज़्यादा उसको मिलेगी नहीं। उसके बावजूद और पिछले चुनाव में भी हमारे पास 13-14% वोट था। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमने जो फैसला किया, हम पर लोगों ने जो विश्वास किया, वो निश्चित तौर से वो एक महत्वपूर्ण बात है, राजनीतिक रूप से एक बड़ी राजनीतिक घटना है। और हम आज भी अभी तक हम इस पे विश्वास है हमें कि हम हरियाणा में बना रहे हैं सरकार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की, और महाराष्ट्र में भी बनाएंगे। और अगर महाराष्ट्र में कोई अगर मगर की स्थिति बनती है, महाराष्ट्र में किसी के साथ जाने की बात बनती है, तो वो पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है बैठ के तय करेगा कि किसके साथ जाना है या किसके साथ नहीं जाना है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो सरकार बनाने के लिए होते हैं, नहीं, यकीनन कोई प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए नहीं होते। देखिए, ये जो आपने आखिरी लाइन कही ना कि चुनाव होते हैं तो सरकार बनाने के लिए होते हैं, तो अगर आपके जहन में ये है तो शिवसेना के जहन में भी होगा, कांग्रेस के जहन में भी होगा, एनसीपी के जहन में होगा। हमारा सवाल अब ये, या लगातार हम लोग इसको टटोलने की कोशिश करें कि अगर बीजेपी को रोकने के लिए शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी मिल जाते हैं तब आप क्या करेंगे? देखिए, अभी हमारे जहन में तो एक ही बात है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के संकल्प के साथ चुनाव के मैदान में गए थे। जब तक जो है वो पूरे रिजल्ट नहीं आ जा सकते हैं, हमारे जहन में तो पूर्ण बहुमत है और अकेले दम पे सरकार बनाना है। जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तो राजनीति है और सियासत है, और सियासत में ये नहीं कह सकते आप कि कल को क्या दरवाजे बंद करके सियासत नहीं होती। दरवाजे जो है वो हमेशा खोल करके सियासत होती है, और आगे जो है वो क्या निर्णय होगा, क्या परिस्थितियां बनेंगी, उसका एक शीर्ष जो निर्णय हमारे लेने वाली संस्था है वो बैठ के तय करेगी। बहुत ही जबरदस्त जोश है महाराष्ट्र में। बीजेपी हेडक्वार्टर हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से वहां पर, अच्छा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, जरा सुन लिया जाए। सीटों की सेंचुरी मार रही है। दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर जो पार्टियां हैं उनकी सीटें भाजपा से आधे नंबर पर है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व में एक मिनी मोदी सरकार देगी। सीटों का रुझान आ गया है। दोपहर तक फाइनल टैली आने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का और केंद्र का हाईकमान आगे की स्ट्रेटेजी तय करेगा। महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाबद्दल आणि नरेंद्र मोदीचा जे विकासचं विजन आहे त्याबद्दल जनतेने विश्वास व्यक्त केला आहे। आम्ही भारतीय जनता पक्षातर्फे महाराष्ट्राच्या जनतेचा आभार मानतो, धन्यवाद देतो। एका बाजूला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारबद्दल लोकांच्या मनातली नफरत जी व्यक्त झाली आहे, आणि त्याचबरोबर मोदीचं गुड गव्हर्नन्स याच्याबद्दल लोकांनी एक आशा व्यक्त केली आहे। आमच्यावर दिलेल्या जबाबदारीचा आम्ही स्वीकार करतोय। दुपारनंतर फायनल रिझल्ट आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाचा प्रदेश आणि केंद्रीय नेतृत्व सरकार बनवण्याच्या हालचाली संबंधी चर्चा विमर्श सुरू करणार। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, किरीट सोमैया साहब बता रहे हैं अभी रुझानों का दौर जारी है, और रुझान जिस लहजे में आ रहे हैं उसमें एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है, बीजेपी अपने बूते सरकार नहीं बना सकती है। सवाल अब सिर्फ इतना बच रहा है कि बीजेपी एकला चलो का नारा लगाते हुए सत्ता तक पहुंचने के लिए निकली थी, उस रास्ते में रुकावट आ गई महाराष्ट्र में। हरियाणा में आपके अनुकूल है सारी स्थिति, आपके बगल में बैठे हुए हैं मैंने स्क्रीन पर
संजय निरुपम बैठे। संजय निरुपम का आइडिया है कि अब उनकी हाईकमान को ये सोचना चाहिए कि बीजेपी को रोकने के लिए क्यों नहीं शिवसेना को साथ भी देना चाहिए, जाना चाहिए, और क्या दिक्कत है। एनसीपी तो शरद पवार के भाषणों को हमने सुना ही, किस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और उद्धव ठाकरे की खुली वकालत की कि बेहतरीन काम करते हैं वो। ये आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे मैसेज कर रहे हैं गठबंधन तोड़ने के बाद। देखिए, कांग्रेस अगर इस चुनाव को, पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके रिजल्ट आए, उसके बाद इन चुनाव के रिजल्ट आए, उसमें अगर आत्मचिंतन करती है, अपने बारे में, अपनी पार्टी के बारे में चिंतन करती है, तो मुझे लगता है उसमें कोई हर्ज नहीं है, नुकसान नहीं है, उनको करना भी चाहिए। अहंकार और अराजकता छोड़ करके अगर वो आत्मचिंतन के रास्ते पे जाते हैं तो ये लोकतंत्र में ज़रूरी भी है और लोकतंत्र में उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है। जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, ये बात आपने जो कही वो बिल्कुल सही है कि हम पूरे संकल्प के साथ, जब हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो हम पूरे संकल्प के साथ अकेले दम पर हम सरकार बनाएंगे, इस दिशा में हम आगे बढ़े। और हम इस बात को जानते हुए आगे बढ़े कि हमें पिछली बार जो है वो कोई ऐसा नहीं था कि हमें 25%, 30% वोट मिल गया था, हमें 1-2% वोट चाहिए था। हम इस चीज़ को जानते हुए कि हमारे पास 13-14% वोट है, हमारे पास जो है वो गठबंधन के साथ मिलकर के लड़े थे तो इतना वोट था, रिस्क था, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन हम इस संकल्प के साथ थे कि लोग सुशासन के और विकास के रास्ते पर जाना चाहते हैं। लोग जुगाड़ और जोड़ तोड़ की राजनीति और जोड़ तोड़ और जुगाड़ के जनादेश के पक्ष में नहीं है, और वो लोग चाहते हैं कि एक पार्टी की सरकार बने, और भारतीय जनता पार्टी एक स्वाभाविक विकल्प है, भारतीय जनता पार्टी एक विश्वसनीय विकल्प है, और लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ मजबूती के साथ जा रहे हैं। उसका हमें इस बात का संतोष है। अभी रुझान की अगर आप खाली बात कर लें तो इस बात का संतोष है कि जिस पार्टी के पास 46 सीटें रही हों, वो पार्टी जो है वो 115-16 पे जा रही है आपके रुझान के हिसाब से। जिस पार्टी के पास जो है वो 4 सीटें रही हों हरियाणा में, वो पार्टी जो है वो पूर्ण बहुमत की तरफ जा रही है, 4 सीटें और 9%, 8% वोट। तो निश्चित तौर से हमारा जो आकलन था, हमारी जो स्ट्रेटेजी थी, हमारा जो विश्वास था, हम उस विश्वास पे खरे उतरे हैं, और हमें जिस विश्वास के साथ हम चुनाव के मैदान में गए थे, उस विश्वास को लोगों ने 2-3 सवाल हमको लगता है साफ गोई के साथ आने चाहिए। नकवी साहब, एक सवाल तो हर जहन में है कि लोकसभा चुनाव में आप लोग लगभग 240 विधानसभा सीटों पर आगे थे महाराष्ट्र में। आज की तारीख में आप दोनों को जोड़ दिया जाए, आपको और शिवसेना को, तो 168 सीट पर आप आगे चल रहे हैं। गठबंधन ना हो पाने का ये खामियाजा है या बीते 5 महीने की दिल्ली सरकार का ये असर है? नहीं, देखिए, हमारी जो पिछले 3 महीनों की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार, मोदी जी की सरकार है, उसने बेहतर काम किया है, लोगों के विश्वास में पर खरी उतरी है, और उसका रिजल्ट आपको, चाहे वो महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़े हैं, सीटें बढ़ रही हैं, और चाहे जो है वो हरियाणा में वो है। लेकिन जो आपने गठबंधन की बात की, देखिए ये स्वाभाविक है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का एक स्वाभाविक गठबंधन चल रहा था। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना गठबंधन था। कंफ्यूजन, कंट्राडिक्शन के चलते वो गठबंधन टूटा। वो गठबंधन टूटा तो बहुत से ऐसा मतदाता है जो कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनमें बहुत सा है जो शिवसेना के साथ है। तो निश्चित तौर से थोड़ा बहुत वोटों का बिखराव और टकराव जरूर हो सकता है, लेकिन मैं आज भी 100% जो अभी भी इस बात का मुझे यकीन है, विश्वास है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और वो रास्ते साफ होंगे और बीजेपी ही सरकार बनाएगी। संसदीय बोर्ड में क्या निर्णय लिया जाएगा? अब संसदीय बोर्ड का निर्णय मैं आपको कैसे बता दूं? चर्चा किस बात पे होगी? लेकिन संसदीय बोर्ड में निश्चित तौर से आकलन होगा, तब तक रिजल्ट आ चुकेंगे, सभी सीटों के आकलन होंगे, जो एक सामान्य प्रक्रिया है कि इसके बाद जो है वो आकलन के बाद जिस राज्य में हमें पूर्ण बहुमत मिल गया है, दोनों राज्यों में मिल गया है, तो पर्यवेक्षक जाते हैं, पर्यवेक्षक जाकर के वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनसे राय मशवरा करेंगे, और कौन नेता बनेगा उसके बारे में
चर्चा ओके। होगी। जी, हम संजय निरुपम के पास जाए। संजय जी, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी और एनसीपी अगर अलग नहीं होती तो इतनी सीटों पर आ जाती। सॉरी, बीजेपी और शिवसेना अगर अलग, एनसीपी और कांग्रेस अगर साथ रहती तब क्या स्थिति बन सकती थी? इस नज़रिए से देखें तो अगर बीजेपी और शिवसेना साथ रहती, जैसा कि पिछले 3 वो तो चुनाव 2 में, तिहाई हम मान के चल रहे हैं। तब तो बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी अगर काउंटर में एक साथ होती और उधर बीजेपी शिवसेना अलग अलग हो चुकी होती, मुझे लगता है कि जो दिखाई पड़ रहा है उससे काफ़ी अलग होता है, और शायद ये कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कहीं जो मेजॉरिटी फिगर है उसके बहुत नज़दीक जाके रुकता है। साथ रह के दोनों अच्छा कर सकते थे, दोनों अलग होकर के दोनों को नुकसान हुआ। लेकिन नहीं, दोनों के पॉकेट्स दोनों गठबंधन एक बार देख लीजिए, एनसीपी कांग्रेस के पॉकेट्स एकदम अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के अलायंस का कोई फायदा नहीं होता। नहीं, ये अब हम ये नहीं कर, उनका वोट ट्रांसफरेबल है। देखिए, उनका वोट ट्रांसफरेबल है। अब जो अभी चुनाव हुआ है, जहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस के देखिए, बीजेपी और शिवसेना का जो वोट बटा है वो समान आइडियोलॉजिकल जो बेस था उसका वोट बटा है। तो वहाँ भी तो इनका कोई आइडियोलॉजिकल वोट नहीं था, कांग्रेस और एनसीपी। अगर आप बीजेपी और शिवसेना को भी देखेंगे तो ट्रेडिशनली शिवसेना ने ज़्यादातर जो शहरी इलाकों में चुनाव लड़े थे जब उनके सीटों का गठबंधन होता था, तो और बीजेपी ग्रामीण इलाकों में चुनाव लड़ती है, तो दोनों का जनाधार अलग अलग था। एक बात कह करके मैं निकल रहा हूँ, ये जो एनसीपी का बार बार आ रहा है, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है कि एनसीपी के साथ बातचीत चल रही है ताकि शिवसेना के साथ में, वरना शिवसेना इस ढंग से ब्लैकमेल करेगी इस बार बीजेपी को अगर सरकार में शामिल होती है, उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। इसलिए एनसीपी वाले बार बार कह रहे हैं कि हम दूर दूर तक जो है उनसे हाथ नहीं मिला रहे हैं, लेकिन ये प्रचार शाम तक चलता रहेगा। उद्धव बड़े तेवर के साथ अब आ भी गए, बोल रहे हैं कोई लहर नहीं थी, कुछ नहीं थी। देखिए संजय निरुपम जी, अगर आप लोग साथ रहते, जो हमारे सफोलॉजिस्ट हैं संजय जी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, संजय निरुपम चले गए, साहिल के पास जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल हम जरा संजय जी से जानना चाहते हैं। संजय निरुपम जी, अगर आप लोग साथ रहते तो हमारे यहाँ जो ये लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप लोग की स्थिति कॉम्पिटिटिवली ज़्यादा अच्छी हो गई होती और आप बहुमत के नज़दीक पहुँच गए होते। साहिल, क्या खबर आ रही है? संजय जी जब मिलते हैं तब बात होगी। साहिल, क्या जानकारी आ रही है? क्योंकि ये लगातार बात चल रही है कि क्या वाकई शिवसेना को उलझाने के लिए एनसीपी का जिक्र हो रहा है? देखिए प्रसून, मेरी उद्धव ठाकरे से फोन पर बात हुई और उन्होंने 2 चीजें साफ अधिकृत तौर पर कही और कहा कि इस पर हम कोट कर सकते हैं उन्हें। और उन्होंने कहा कि एक तो कोई लहर नहीं है महाराष्ट्र में, ये नतीजों से साफ हो गया है। और दूसरा, जब सवाल पूछा गया कि किसको वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि शिवसेना नेचुरल अलाई है, उनके पास जाएंगे, या एनसीपी के साथ शिवसेना जाएगी, तो उस पर उद्धव ठाकरे ने हंसते हुए कहा कि जो पार्टी अखंड महाराष्ट्र की बात करेगी, और एक शब्द आजकल सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आज सुबह से खास करके, कि महाराष्ट्र के हित में जो भी फैसला होगा वो पार्टी लेगी, वही शब्द का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे ने किया और कहा कि अखंड महाराष्ट्र की जो बात करेगा उस पार्टी के साथ शिवसेना जाएगी। अब 2 बजे उद्धव ठाकरे मीडिया से रूबरू होंगे, शिवसेना भवन पे वो बात करेंगे मीडिया से, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने हमसे बात की है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी तक उनके सामने सारे पत्ते खुले हैं, सारे ऑप्शंस शिवसेना के पास खुले हैं, कोई भी चीज पर वादा करने को उद्धव ठाकरे तैयार नहीं है। इतना जरूर कहा कि बीजेपी के नेताओं से अंदरूनी बातचीत हो रही थी, लेकिन कोई बड़े लेवल के नेता की बातचीत नहीं हो रही थी। दबे सुरों में शिवसेना की यहां से ये बात आ रही है कि बीजेपी अब उनसे बात करेगी, और उद्धव ठाकरे जहां तक बोल रहे हैं उससे साफ नजर आता है कि इतने आसानी से उद्धव ठाकरे मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर ये बात बनती है कि कहीं ना कहीं सत्ता में पहुंचने की बात आती है, तो उद्धव ठाकरे उस पर क्या रुख लेते हैं, ये ओके, हम जरा मुख्तार जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लें। मुख्तार अब्बास नकवी साहब चूंकि जुड़े हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, एक मैसेज बड़ा क्लियर है, और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, अलग विदर्भ का मसला, और वाजपेयी जी के दौर में भी ये मसला उठा था। उस वक्त भी वाजपेयी जी ने कहा था शिवसेना नहीं चाहती, हम नहीं अलग कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप लोग अकेले लड़ रहे थे। सवाल सिर्फ ये है कि एक तरफ अखंड महाराष्ट्र और दूसरी तरफ छोटे राज्य, अगर इस रास्ते में किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी, शिवसेना देगी नहीं, आप देंगे? अखंड महाराष्ट्र की दिशा में ही कदम बढ़ाए रहेंगे, क्योंकि आप अपने बूते सरकार नहीं बना सकते। देखिए एक बात, पहली बात समझने की ज़रूरत है। छोटे राज्यों की जब बात होती है प्रसून जी, तो छोटे राज्यों की आवाज़, छोटे राज्यों की मांग स्वाभाविक तरीके से सामाजिक, राजनीतिक
और भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उन तमाम आधार पर लोग हर अलग अलग जगहों पर होती रही है, कहीं पर जायज़ भी है, कहीं पर नाजायज़ भी है। लेकिन इसके लिए इसका तो समाधान तो एक ही तरह से हो सकता है कि नए सिरे से राज्य पुनर्गठन आयोग बैठ करके उन तमाम बातों पर चर्चा करे और चर्चा करने के बाद उसका समाधान करे। ये अब राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। एक चीज, हम जब चुनाव के मैदान में गए तो हम चुनाव के मैदान में हमारा एक संकल्प था कि महाराष्ट्र को 15 सालों के कांग्रेस और एनसीपी के कुशासन से मुक्त कराना है और भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के शासन लाना है, सुशासन लाना है। हम उसमें सफल हुए, बहुत बड़े पैमाने पे सफल हुए। अब जो है वो जब सरकार हम बनाएंगे और आज सरकार बनाने की स्थिति में है, हम सरकार बनाएंगे, बनाने के बाद जो प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं के आधार पर तय करेंगे कि हमें महाराष्ट्र को फिर से विकास के रास्ते पे किस तरह ले जाना है। महाराष्ट्र का जो एक आर्थिक ताना बाना है पूरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है, उसको हमें ठीक करना है। तो जो हमें लोगों ने जनादेश दिया है, जो हम पर विश्वास किया है, उस पर हमें खरे उतरना है। उसमें और क्या मुद्दे होंगे, उन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। नहीं तो आपको लगता है कि शिवसेना को साथ लाने में भी बहुत सारी जद्दोजहद आप लोग को अभी करनी है और शिवसेना सौदेबाजी करेगी? नहीं, देखिए अभी तो ये बहुत जल्दबाजी होगी कि किसको साथ लाना है, किसको साथ नहीं लाना है ये कहना, क्योंकि सियासत में तो एक बात बहुत साफ है, बीजेपी जिस सिद्धांत पे कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ऐसी स्थिति कभी राजनीति में नहीं होनी चाहिए कि इतनी तलखी बन जाए, इतनी कड़वाहट हो जाए कि हम जो है वो कभी आमने सामने बैठ ना पाए। इसलिए हमें लगता है कि हम बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में, अगर ऐसी कोई स्थिति जैसा आपने कहा कि कुछ होती है तो वो पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा क्या करना है। तो ये दोस्ती एनसीपी के साथ भी हो सकती है? नहीं, देखिए ये तो असंभव है। हम जो है वो एनसीपी और कांग्रेस जो की साथी थी एनसीपी, और 15 सालों के कुशासन की साथी थी। तो ये खबर झूठी है कि ये एनसीपी से कोई रास्ता रखा जा रहा है बीजेपी के जरिए? नहीं, ये गलत खबर है, बिल्कुल गलत है। आप लोग बात करेंगे तो सिर्फ शिवसेना से, साथ खड़े होंगे तो सिर्फ शिवसेना के? नहीं, अभी तो हमें बात करने की स्थिति नहीं, अभी तो हमारा पूरा रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं हम, और रिजल्ट आने के बाद हमें अभी पूरा यकीन है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। मगर कुछ बनता है तो उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठ के तय करेगा कि हमें सैद्धांतिक रूप से, हमें जो है नीतिगत रूप से क्या निर्णय करना है। कोई मलाल है जहन में कि गठबंधन टूट गया, गठबंधन होता तो इतना हम लोग को अगर मगर में नहीं फंसना होता? नहीं, हमें खुशी है, इसमें मलाल का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे भाई, जो पार्टी चार सीटें हो जिसके पास हरियाणा में, जिस पार्टी के पास जो है वो 14% वोट हो महाराष्ट्र में, वो पार्टी आज यहाँ पर खड़ी हो गई है अपने बल पर, अपने दम पर, अपने बलबूते पर। तो ये तो खुशी की बात है, हमें हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने में मददगार हो रही है। तो ये एकला चलो की नीति ही मायने रखेगी बीजेपी के लिए? देखिए, अब तो जुगाड़ और जोड़ तोड़ का युग गया। अब जो है वो स्पष्ट जनादेश, एक पार्टी को जनादेश, हमने जो है वो जो गठबंधन का युग था उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में विश्वसनीयता मिली, स्थायित्व मिला, स्टेबिलिटी मिली। उसके बाद लोगों का भी जो विश्वास है वो जुगाड़ और जोड़, अगर आप देखें इन 4.5 सालों में 12 इलेक्शन हुए और एक पार्लियामेंट का मिली है तो 13। उन सभी इलेक्शंस में अगर आप देखें तो जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। केवल एक चुनाव ऐसा है जो दिल्ली का, जिसमें कि 2-4 सीटों का इधर उधर हो गया, अदरवाइज सभी पे स्पष्ट जनादेश। क्योंकि लोगों का मूड और देश का माहौल, राजनीतिक माहौल ये हो गया है कि भैया स्पष्ट जनादेश दो और सूद ब्याज के साथ जो सरकार बनाए उससे हिसाब किताब लो। अगर वो जो लोगों का अपेक्षाएं हैं उस पर खरा नहीं उतरता तो उसको कान पकड़ के निकाल बाहर करो। कोई बहाना मत रखो कि आप इस सरकार के रहते, इन गठबंधन के रहते नहीं हो पाया।